आणि दुसरं आता पाकिस्तानची जागा आता खलिस्तान घेता येणार 2024 होईल. भारत विरुद्ध खलिस्तान असाच. हे पहा, आज दैनिक सामनामध्ये कॅनडा आणि भारत यांच्यातला जो एक खलिस्तानवरून संघर्ष सुरू आहे त्याच्यात एक स्पष्ट भूमिका मांडली. या विषयाचं राजकारण होऊ नये, खलिस्तान चळवळीनं या देशामध्ये, पंजाबमध्ये, दिल्लीमध्ये, सर्वत्र, पुण्यामध्ये जो रक्तपात पाहिलेला आहे, जो केलेला आहे, त्या आठवणी ताज्या आहेत. आम्ही एक पंतप्रधान गमावलेला आहे, आम्ही एक लष्कर प्रमुख गमावलेला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री बियान सिंग यांच्यासह शेकडो हजारो पोलीस अधिकारी, लष्करी जवान आणि जनता, राजकारणी, पत्रकार यांना आपण या खलिस्तान चळवळीमध्ये गमावलेला आहे. त्याच्यामुळे जर कोणी हे प्रयत्न करत असेल की आता पाकिस्तान विरुद्ध भारत हे राजकारण चालणार नाही आणि खलिस्तान विरुद्ध भारत हा 2024चा अजेंडा काही करण्याचा विचार काही लोक करत असतील तर ते या देशाच्या सुरक्षेशी आणि देशाच्या एकात्मतेशी खेळत आहे. कॅनडा आणि भारत यांच्यावरती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जी चर्चा व्हायची ती होईल. कॅनडामध्ये गेले 40 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त काळ खलिस्तानी चळवळीचं केंद्र राहिलेलं आहे आणि त्या संदर्भात भारत सरकारनं कॅनडाबरोबर ती चर्चा करणं गरजेचं आहे. सध्या जे काय सुरू आहे ते पंजाबच्या आणि देशाच्या हिताचं नाही. पंजाब हा सीमेवरील अत्यंत संवेदनशील राज्य आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि मगच खलिस्तान मुवमेंटचं किंवा त्या संदर्भात जे चाललं आहे ते राजकारण केलं पाहिजे. नक्कीच होऊ शकेल अशी भीती वाटते. सबसे पहले खालिस्तानी वाला जानना चाहेंगे हिंदी में, जिस तरह से लगातार खालिस्तानियों की जो मूवमेंट है फिर से शुरू हुई है और भारत और कनाडा अचानक कैसे शुरू हो गई खालिस्तानी मूवमेंट? अचानक कैसे शुरू हुई? क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ है इस देश में कि फिर एक बार जिस मूवमेंट को हमने दफनाया था वो वापस शुरू हो गई? मैं ये मानता हूँ, आप कनाडा का नाम बार बार ले रहे हो. कनाडा में जो सिख समुदाय रहता है उसमें से कुछ गिने चुने लोग छोड़ो तो पूरा सिख समुदाय ये भारत माता की जय बोलता है. आपने लंदन में देखा होगा, कुछ लोगों ने इंडियन हाई कमीशन पर हमला किया जो अपने आपको खलिस्तानी समर्थक मानते थे, लेकिन दूसरे दिन सैकड़ों की तादाद में हमारे सिख भाई आए और भारत माता की जय का नारा देकर वहाँ तिरंगा फहराया. तो मैं मानता हूँ कि बहुत राष्ट्रभक्त कौम है सिख समाज. हमारे सरदार भाई राष्ट्रभक्त कौम है, उनसे खिलवाड़ मत कीजिए आप. अगर कोई राजनीति करना चाहता है इस मामले में, मुझे लगता है वो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं अपनी राजनीति के लिए. कुछ लोग बनाना चाहते हैं भारत पाकिस्तान का मामला 2024 के चुनाव में नहीं चलेगा तो भारत खलिस्तान बनाओ, लेकिन ये देश के साथ खेल रहे हैं. देश की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा, यहाँ की जनता, पूरी सिख कौम उनकी भावनाओं से खेल रहे हैं. सर, कल जिस तरह से बीजेपी के एमपी हैं रमेश द्विवेदी, जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया, ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री नहीं है, ये सिर्फ अनपार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, उससे भी ज़्यादा है. आप देखो हमारा रूल तो कांप उठा. चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, आप सदन में बैठते हो और आप इस प्रकार का भाषा का एक धर्म के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में करते हो, उनके ऊपर क्या एक्शन हो गया? राज्यसभा से हमारे 2 सांसद निलंबित हैं आपके, संजय सिंह और राघव छड्डा. क्या उनका अपराध क्या है? आवाज़ उठाया मणिपुर के मामले में, हाँ, तो उनको निलंबित कर दिया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद दूसरे चुने हुए सांसद को धर्म जाति के नाम पर गाली देता है, उसे आतंकवादी कहता है और कुछ कहता है, धर्म के नाम से उसको गालियाँ देता है और ये नए संसद भवन में हो रहा है भाई. आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह बात से एक लैंग्वेज यूज़ की गई,
देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अपने संसद के पहले भाषण में एकता और एकात्मता की बात करते रहे, उसी पार्टी के सांसद जो दिल्ली से चुनकर आते हैं, वो अपने एक साथी जो उनके साथ बैठे हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले लोकसभा से निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए और पार्टी से भी सस्पेंड करना चाहिए। बीजेपी ने नोटिस भेजा है। अरे ये नोटिस का नौटंकी होता है, ये नोटिस की नौटंकी हमें मत बताइए। उनको नोटिस भेजा है और संजय सिंह राघव चड्ढा को सस्पेंड करते हैं। प्रिविलेज मोशन की मांग करते हैं। प्रिविलेज मोशन की बात आगे जाएगी, सबसे पहले उनको पार्टी से निष्कासित करना। सर याबाबत राजनाथ सिंह ने माफी मागितली, मात्र राजनाथ सिंह अगर माफ़ी मांगते हैं तो उनका बड़प्पन है, क्योंकि वो पुराने ज़माने के राजनीतिक कार्यकर्ता है। वो पुराने बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज के बीजेपी को नहीं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी नया भारत की बात करते हैं और पुराने भारत, वैसे मिस्टर राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर वो पुराने बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें संस्कार था, संस्कृति थी। मेरे बात ख़त्म होने दो। जिस बीजेपी में संस्कार था, संस्कृति थी और राष्ट्रभक्ति थी और राष्ट्रीय एकता की एक चमक थी। मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे मामले में बीजेपी में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई जनता को करनी पड़ेगी। मैं डैनिश अली जी को पहचानता हूँ, अमरोहा से एमपी है, बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, हमेशा हमारी बातचीत होती है, राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप उनकी जात और धर्म के आधार पर अगर संसद में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो तो मुझे लगता है ये देश में एक प्रकार का अमृत काल नहीं तो विष काल शुरू हो गया है। सर एक और मुद्दा है सर, जेडीएस जो देवगौड़ा की जो पार्टी है एनडीए को बकायदा समर्थन दिखाया है उन्होंने, ठीक लोकसभा चुनाव के दौरान ये हुआ है, कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? मुझे नहीं लगता है चैलेंज है, मुझे नहीं लगता है कोई चैलेंज है। एक दो डिस्ट्रिक्ट है जहां इस पार्टी का प्रभाव है। लास्ट लोकसभा 2019 की लोकसभा में आपने देखा होगा, उनके घर के लोग हार गए, उनके गढ़ में। तो ठीक है, ऐसे तो अलायंस बनते हैं, नए नए अलायंस बनते हैं। अब कर्नाटक में इतना बड़ा चैलेंज कांग्रेस ने बीजेपी के सामने खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मार लेंगे ना वो। सर महाराष्ट्र की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार ने लेटर लिखा है नार्वेकर जी को, जो स्पीकर हैं, कि ये जो एमएलएस हैं, शिवसेना के जो एमएलएस है, डिस्क्वालिफिकेशन की जो हियरिंग है वो बकायदा ऑनलाइन किए जाए ताकि महाराष्ट्र भी उसको देखे, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिविलियन हुआ था महाराष्ट्र में। किस तरह से देखते हैं आप? सूचना गलत नहीं है, सूचना गलत नहीं है। अगर ये गद्दारी पूरे राज्य ने और देश ने खुलेआम देखी है तो ये जो बात होगी विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने की, हाँ, ये अदालत चलेगी, वो अदालत भी जनता को देखने दीजिए कौन कितना झूठ बोल रहा है। ये मक्कार लोग कैसे क्या अपनी बात रखते हैं, ये लोगों को सुनने दो। चलिए, जिस तरह का टाइम लिमिट अभी तक नहीं दिया गया है इसको लेके, बकायदा 1-1.5 हफ्ते पहले हमने देखा था कि कोर्ट की तरफ से भी कुछ संज्ञान लिया गया था, पर अभी तक देखिए उसके लिए कोई टाइम लिमिट अभी तक सेट नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर जहाँ जहाँ बैठे हैं, मैं स्पीकर की बात करता हूँ, राज्य हो या दिल्ली हो, जहाँ जहाँ स्पीकर बैठे हैं उनकी काम करने की स्टाइल यही है। हम देखना चाहते हैं दिल्ली में रमेश बिदुड़े के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, यही बात है। वहाँ भी स्पीकर है। और महाराष्ट्र में जो कानून का और संविधान का उल्लंघन हुआ है खुलेआम, उस मामले में 6-7 महीने से जो यहाँ के स्पीकर जो राजनीतिक खेल कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद अगर महाराष्ट्र के स्पीकर अपने आप को
बादशाह मानते हैं और मैं जो करूँगा वही होगा, तो ये बादशाही एक दिन खत्म होगी। सर अमित शाह मुंबई दौरे में है सर, पिछली बार हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।